नमस्कार दोस्तों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तलाश और इसके लेखक हैं जयप्रकाश करदम जी। जयप्रकाश करदम जी की ये कहानी हमारे मन को उद्वेलित कर देती है, विचलित कर देती है। मान लीजिए मेरा कोई सामान गुम हो गया है, उसको तलाशना फिर भी आसान है। हाँ, मुश्किल हो सकता है पर इतना असंभव कार्य नहीं है। अगर किसी रिश्ते में अनबन हो गई है तो उसमें दोबारा से किसी उम्मीद को, किसी संभावना को तलाश करना फिर भी आसान है। हालांकि ये मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का अस्तित्व ही दांव पर लगा हो, उसकी पहचान खो गई हो, उसके मन का सुकून खो गया हो, उसकी पहचान को नकार दिया गया हो, तो उसको तलाश करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही कष्टदायी भी है। ये जो हमारी कहानी है दलित विमर्श की कहानी है और जो दलित समाज है वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहा है। पहले समय की बात करें तो ये संघर्ष बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज के समय में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से ये बदलाव नहीं आया है। मान लीजिए मैं पढ़ी लिखी हूँ, एक ऊंचे पद पर कार्यरत हूँ, अपने कार्य को बहुत ही कुशलता के साथ पूरा करती हूँ। आसपास के लोग मेरे को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वो तब तक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तब तक वो मेरी जाति के बारे में नहीं जानते। जैसे ही उनको एहसास होता है या पता चलता है कि मेरी जाति दलित है, मैं उस जाति से संबंधित नहीं हूँ जिस जाति के बाकी लोग हैं जो मुझे अभी तक सम्मान दे रहे थे, और जैसे ही मेरी जाति के बारे में सच्चाई सबके सामने आती है, सारी वस्तु स्थिति अपने आप में परिवर्तित हो जाती है। वही लोग जो आज तक मुझे सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे, मेरे साथ खाना खा रहे थे, मेरे साथ घूम रहे थे, अचानक से सब कुछ बदल जाता है और मैं अपनी पहचान की तलाश में फिर से संघर्ष करने लग जाती हूँ और कहीं ना कहीं मेरा मन विचलित हो उठता है कि ये सब क्या है। कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियाँ हमारी कहानी के मुख्य पात्र रामवीर सिंह के सामने भी उत्पन्न हो जाती है और ऐसी परिस्थितियों में वह क्या करता है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, ये सभी बातें हम कहानी को पढ़ने के बाद जान पाएंगे। तलाश जयप्रकाश करदम जी की बहुचर्चित कहानी है, जिसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पर दलितों से उनके समस्त अधिकार छीनकर उनको मुख्य धारा से बाहर धकेलकर उनके लिए प्रगति के सभी मार्गों को बंद कर देने की अभिव्यक्ति की गई है। तलाश कहानी में जन्मजात जातिगत पूर्वाग्रहों के प्रति विद्रोह का भाव है तथा लंबी दास्ता से भरे जीवन की अमानवीय स्थितियों से स्वतंत्र होने की छटपटाहट दलित साहित्य में विद्यमान है, जिसे कहानी के प्रमुख पात्र रामवीर के माध्यम से स्पष्ट रूप से लेखक ने हमारे सामने चित्रित किया है। तलाश कहानी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक जीवन, दलितों के उत्पीड़न, शोषण तथा गुलामी के बंधनों से मुक्त होने की आकांक्षा है, जहां इनका मुख्य पात्र रामवीर अपने आसपास की भेदभाव युक्त दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अभिलाषी है, जिसकी पृष्ठभूमि में व्याप्त समाज की वे मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां जिन्होंने समाज को जातीय शोषण हेतु मजबूर किया है तथा अब इन शताब्दियों से चली आ रही अमानवीय प्रथाओं में बदलाव लाना अनिवार्य तथा अवश्यंभावी है। आइए कहानी को पढ़ते हैं और पूरी वस्तु स्थिति से परिचित होते हैं और देखते हैं रामवीर के माध्यम से लेखक हमारे सामने किस मार्मिक स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। दलित विमर्श की कहानी तलाश, लेखक जयप्रकाश करदम। कहानी की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ लेखक करते हैं। किराए का मकान तलाश करना रामवीर सिंह के लिए छोटी समस्या नहीं थी। एक सप्ताह से वे एक गेस्ट हाउस में रह रहे थे। हालांकि शहर में उपलब्ध होटलों की तुलना में गेस्ट हाउस बहुत महंगा नहीं था, लेकिन गेस्ट हाउस में रहने की एक सीमा थी। अधिक समय तक वहां नहीं रहा जा सकता था। दूसरे गेस्ट हाउस में भोजन आदि की सुविधा नहीं थी। चाय, खाना, इन सब के लिए उनको बाहर किसी होटल या ढाबे पर जाना पड़ता था। एक बार दफ्तर में आ जाने पर रामवीर सिंह का बाहर जाने को मन नहीं करता था, इसलिए कई बार वे खाना खाने की बजाय फल आदि खाकर ही काम चला लेते थे। रामवीर सिंह एक सरकारी अधिकारी थे। बहुत से लोगों के साथ उनका रोज संपर्क होता था। ऐसे में कोई उन्हें ढाबे पर खाना खाते देखेगा तो क्या सोचेगा? विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी भी उसे देख सकता है। उसके मन में ये भाव भी हमेशा बना रहता था। फ़ोन की उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत महसूस होती थी। किसी से फ़ोन पर कोई बात करनी हो तो उसके लिए उनको गेस्ट हाउस के स्वागत पटल या किसी टेलीफोन बूथ पर जाना पड़ता है। इसके अलावा रामवीर सिंह को पढ़ने लिखने की आदत थी।
और उन दिनों वे प्रशासन और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के अंतर संबंधों पर एक पुस्तक लिख रहे थे। उसके लिए भी उनकी तन्मयता नहीं बन पा रही थी। लिखने के लिए जिस तरह का वातावरण वे चाहते थे वह उनको यहाँ नहीं मिल पा रहा था। इन सब कारणों से गेस्ट हाउस में रहना उनको काफ़ी असुविधाजनक लग रहा था। एक सप्ताह से रामवीर सिंह अपने लिए एक सुविधाजनक मकान किराए पर ढूंढ रहे थे। ऐसा मकान जो ज़्यादा बड़ा न हो किंतु 2 कमरों का सेट जरूर हो, जिनमें एक कमरा बेडरूम और दूसरा ड्राइंग रूम के रूप में काम आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि मकान में किसी तरह का शोर या डिस्टर्बेंस न हो, ताकि उनका लिखना पढ़ना निर्बाध गति से चल सके। कई मकान उनको पसंद नहीं आए थे और जो 1-2 पसंद आए थे उनके मकान मालिकों ने ऐसी ऐसी शर्तें रखी थी जो उनको स्वीकार्य नहीं थी। दूसरे शहरों की तरह ये शहर भी जातिवाद से मुक्त नहीं था। इस पंक्ति में हम छुपे हुए गहरे व्यंग को महसूस कर सकते हैं। जातीय भेदभाव और छुआछूत को वे इस सप्ताह के भीतर अच्छी तरह देख चुके थे। हालांकि जातीय घृणा और छुआछूत का व्यवहार दलितों के साथ होता था और वह भी दलित थे, लेकिन उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार अभी तक नहीं हुआ था। उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि उनके नाम से उनकी जाति की कोई गंध तक नहीं निकलती थी, जिससे ये पता चलता कि वह दलित है। यानी कि रामवीर सिंह का जो नाम है उससे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वे दलित जाति के। उनके नाम में जाति से संबंधित कोई चिन्ह उनको दिखाई नहीं देते थे। दूसरे, वे उच्च शिक्षित और अधिकारी थे। उनके रहन सहन और खान पान का परिष्कृत ढंग था। तीसरे, वे किसी बस्ती या कॉलोनी में न रहकर अभी तक गेस्ट हाउस में रह रहे थे। तो इन सभी बातों से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि रामवीर सिंह जो अधिकारी हैं वो एक दलित अधिकारी हैं। सभी को लगता था कि वो एक ऊंचे कुल से संबंधित है, उनकी जाति बहुत ऊंची है। रामवीर सिंह ने जो भी मकान अभी तक देखे थे, संयोग या असंयोग से वे सब ब्राह्मण या बनियों के थे और मकान मालिकों द्वारा रखी गई शर्तों में अन्य शर्तों के अलावा एक कॉमन शर्त थी कि मकान में मांस, मछली, अंडा आदि कुछ भी नहीं पकाया जाएगा और न ही खाया जाएगा। रामवीर सिंह अंडा मांस खाने के आदी थे। उनका लगभग प्रत्येक संडे मटन डे होता था, इसलिए मकान मालिकों की अंडा मांस नहीं खाने की शर्त उनको असुविधाजनक लगती थी और वह इस शर्त को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन गेस्ट हाउस को खाली करने का समय आ गया था, इसलिए उन्होंने अपने आप से समझौता कर ये निश्चय कर लिया कि वे अंडा मांस नहीं खाने की शर्त को मान लेंगे और जो भी ठीक ठाक सा मकान मिल जाएगा उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। शाम को दफ्तर से निकलकर वे दफ्तर के एक साथी के साथ एक मकान देखने गए। मकान किसी गुप्ता का था। मकान 2 मंजिला था। नीचे के हिस्से में, जो भी काफ़ी बड़ा था, गुप्ता का अपना परिवार रहता था। ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे, रसोई, गुसलखाना और शौचालय था। कमरों के आगे छोटा सा बरामदा भी था। बाकी सारी छत खुली थी। बिजली पानी का मुकम्मल इंतजाम था। धूप, हवा आदि की दृष्टि से भी मकान बिल्कुल ठीक था। ऊपर आने जाने के लिए बाहर से अलग सीढ़ियाँ भी थी। मकान का ये हिस्सा किराए पर उठाने के लिए ही बनवाया गया था और शांत सहज रूप से रहने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। रामवीर सिंह द्वारा अब तक देखे गए सारे मकानों में ये मकान सबसे उपयुक्त था। उनको मकान पसंद आ गया था। उन्होंने तुरंत हामी भर दी, मकान मुझे पसंद है। दूसरे मकान मालिकों की तरह गुप्ता ने भी बात पक्की करने से पहले रामवीर सिंह से उनके बारे में सामान्य जानकारियां ली। आपका नाम क्या है? गुप्ता का पहला सवाल था। मुझे आरवी सिंह कहते हैं, रामवीर सिंह ने जवाब दिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुप्ता ने दूसरा सवाल किया। मैं बुलंदशहर जिले का रहने वाला हूँ, रामवीर सिंह ने कहा। सिंह साहब, आप क्या करते हैं? गुप्ता ने अगला सवाल किया। मैं व्यापार कर का अधिकारी हूँ, रामवीर सिंह ने जवाब दिया। व्यापार कर का नाम सुनते ही गुप्ता का बात करने का ढंग एकदम से बदल गया। पहले जहाँ वह मकान मालिक के दम्भ के साथ बात कर रहा था, अब रामवीर सिंह को अदब से साहब संबोधित कर बहुत विनम्रतापूर्वक बातें करने लगा। मकान में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी साहब, न किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस होगा। यदि किसी चीज़ की कोई कमी दिखाई देती हो तो बता दें, मैं तुरंत पूरी करवा दूंगा। तो यहाँ पर हमने देखा गुप्ता जी का जो बात करने का ढंग है अचानक से बदल जाता है जब उनको पता चलता है कि रामवीर सिंह एक व्यापार कर अधिकारी हैं, इनकम टैक्स अधिकारी हैं। वो चापलूसी करने लगते हैं और किस तरह से रामवीर सिंह को साहब पुकारने लगते हैं। तो ये हमारे आसपास भी होता है कि हम ऊंचे पद पर जो अधिकारी होते हैं उनसे किस तरह से बात करते हैं, कितना अधिक सम्मान देते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं ताकि कभी ज़रूरत पड़ने पर हम अपना काम निकलवा सकें। और गुप्ता जी के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। गुप्ता के हाव भाव और बातचीत के ढंग से रामवीर सिंह ने सहज ही भांप लिया
कि गुप्ता क्यों साहब कहकर इतनी इज्जत दे रहा है। उन्होंने समझ लिया कि ये व्यापारी है, इसलिए ये कर निर्धारण में लाभ पाने के लिए देर सवेर मदद करने को कहेगा, किंतु तब का तब देखा जाएगा। ये सोचकर उन्होंने गुप्ता का मकान किराए पर लेने का मन बना लिया। कितना किराया होगा मकान का? रामवीर सिंह ने पूछा। किराए की क्या बात है साहब, आपका मकान है, आप ठाठ से रहें, गुप्ता ने कहा। फिर भी जो वाजिब समझते हैं वे बताइए। पहले वाले किराएदार से भी तो आप कुछ लेते होंगे, रामवीर सिंह ने कहा। पहले की बात छोड़िए साहब, वह 300 रुपये महीने देते थे, बिजली पानी अलग, लेकिन आपको जो उचित लगे वह दें। पिछले किराएदार का हवाला देकर गुप्ता ने प्रकारांतर से किराया बता दिया। रामवीर सिंह को मकान का किराया कुछ ज़्यादा लगा था, लेकिन उनको मकान लेना था और ये मकान उसे उपयुक्त लगा था, इसलिए उन्होंने गुप्ता द्वारा बताए गए किराए पर मकान लेने की सहमति दे दी। तब ठीक है, उतना ही किराया मैं भी दे दूंगा। गुप्ता के लिए उससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी कि रामवीर सिंह उसके बताए किराए पर मकान लेने के लिए तैयार हो गए थे। वह तुरंत बोला, उसकी तो कोई बात ही नहीं है साहब, मकान आपके लिए है, आप जब चाहे इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। आप बता देंगे किस दिन आपको शिफ्ट करना है, तो मैं एक बार और इसकी ठीक से साफ सफाई करवा दूंगा आपके आने से पहले। रामवीर सिंह भी देर करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने गुप्ता से कह दिया, आप सफाई करवा दें, मैं कल ही शिफ्ट करूंगा। गुप्ता ने आश्वस्त किया, बहुत अच्छी बात है साहब, कल सुबह को ही इसकी सफाई हो जाएगी। आप जब भी जाएंगे आपको मकान एकदम साफ सुथरा मिलेगा। मकान तय हो गया। रामवीर सिंह ने राहत की सांस ली। तब ठीक है गुप्ता जी, अब हम चलते हैं, कल शाम को मैं अपना सामान लेकर आऊँगा, रामवीर सिंह ने कहा और सीढ़ियाँ उतरकर मकान से बाहर आ गए। उनका साथी और गुप्ता भी उनके पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतर आए। अगले ही दिन रामवीर सिंह ने गेस्ट हाउस से अपना सामान उठाया और गुप्ता के मकान में शिफ्ट कर लिया। रामवीर सिंह यहाँ पर अकेले थे। उनका परिवार बुलंदशहर में ही रहता था। उनका दफ्तर 10 बजे लगता था। सुबह को वह नाश्ता करके 9:30 बजे घर से निकल जाते और शाम को 6-7 बजे के बाद लौटते। वे सीधे सीढ़ियाँ उतरते और सीढ़ियाँ चढ़ते। गुप्ता के परिवार या आसपास में अन्य किसी से बहुत ज़्यादा वास्ता वे नहीं रखते थे। आते जाते यदि गुप्ता से उनका आमना सामना हो जाता तो गुप्ता बहुत विनम्रता और अदब के साथ झुककर उनको नमस्ते करता और गर्मजोशी से पूछता, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है साहब? कोई भी कमी या दिक्कत हो तो बताइएगा, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। रामवीर सिंह भी उतनी ही गर्मजोशी के साथ मुस्कुराकर उनको नमस्ते का जवाब देते और कहते, नहीं, मैं बहुत मज़े में हूँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। घर से थोड़ी दूर ही सड़क के आखिरी छोर पर मंदिर था। रोज़ सुबह शाम वहाँ पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। हालांकि मोहल्ले के अधिकांश लोगों के घरों में छोटे छोटे मंदिर थे और उनमें अपने आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर उनके आगे धूप अगरबत्ती जलाकर वे उनकी पूजा करते थे। लेकिन मोहल्ले के मंदिर में भी वे नियमित रूप से जाते थे। मोहल्ले भर के स्त्री पुरुष मंदिर में पूजा प्रार्थना के लिए जाते थे। प्रतिदिन मंदिर जाना गुप्ता का भी नित्य नैमित्तिक धर्म था। आंधी तूफान भले ही टल जाए, गुप्ता का मंदिर जाना नहीं टलता था। मंदिर में पूजा करके तिलक लगवाए बिना उनके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। गुप्ता के मकान में रामवीर सिंह एडजस्ट हो गए थे। दोपहर का खाना वे बाहर खाते थे, लेकिन सुबह का नाश्ता और शाम का खाना वे खुद बनाते थे। शुरू में कुछ दिन तक घर में झाड़ू लगाने और बर्तन धोने का काम उन्होंने खुद ही किया था, लेकिन इस बीच 1-2 बार ये काम करते हुए अचानक साथी अधिकारियों के आ जाने पर उन्होंने शर्म का अनुभव किया। उनके साथियों ने भी उनको टोका कि कोई काम वाली लगा लो, और उन्होंने घर में कूड़ा उठाने के लिए आने वाली सत्तों से कहकर रामबत्ती को बर्तन और घर की सफाई के लिए रख लिया। गुप्ता की पत्नी को जल्दी ही इस बात का पता चला कि रामवीर सिंह रामबत्ती से घर की सफाई करवाते हैं। उसने तुरंत ये बात शिकायती स्वर में गुप्ता के कानों में डाली, सुनो जी, ये आरवी सिंह रामबत्ती से घर की सफाई करवाता है। सुनकर गुप्ता को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे एकाएक इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी से बोला, क्या कह रही हो तुम? भला एक सभ्य, शिक्षित और अफसर आदमी रामबत्ती जैसी औरत से अपने घर की सफाई क्यों करवाएगा? लेकिन उसकी पत्नी ने अपनी बात की पुष्टि की। मैं सही बात कह रही हूँ जी। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आया था इस बात पर, लेकिन मैंने खुद रामबत्ती को सुबह शाम जीना चढ़कर ऊपर जाते आते देखा है और उससे पूछा है। उसने बताया है कि वह सफाई का काम करती है। अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर गुप्ता कुछ सोच में पड़ गया। गुप्ता को चुप देखकर उसकी पत्नी ने उसे टोका, देखो जी, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। आरवी सिंह से कह दो वह रामबत्ती से सफाई करवाना बंद कर दे, हम अपने घर को। गुप्ता ने जैसे सोच विचार पूरा कर लिया था, उसने अपना मुंह खोला, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। तो फिर? गुप्ता की पत्नी ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा।
आरवी सिंह एक अफसर है, उससे कोई काम पड़ सकता है, इसलिए उसको इस तरह से कहने की बजाय दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। गुप्ता ने समझाने की कोशिश की। गुप्ता की पत्नी जैसे कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसने उसी गुस्साए स्वर से कहा, अफसर है तो क्या हमारा धर्म बिगाड़ेगा वो? ज़रूरत पड़ने पर जिसके मुंह पर चांदी का जूता मारोगे वही काम कर देगा, फिर आरवी सिंह का मुंह हाथ में लेने की क्या ज़रूरत? तो यहाँ पर हम उनके बातचीत का स्तर देख सकते हैं। धर्म के आगे और जाति के आगे उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और गुप्ता की पत्नी किसी भी कीमत पर रामबती से साफ सफाई का काम करना स्वीकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि रामबती नीची जाति की स्त्री है और वो उसको अपने घर में किसी भी सामान को छूने की अनुमति नहीं दे सकती। गुप्ता ने अपनी पत्नी को समझाना जारी रखा और बोला, मुंह हाथ में लेने की बात नहीं है। 2-4 दिन के लिए तुम अपना मुंह सी लो और किसी से इस बात का जिक्र मत करो। मैं इस बीच में कोई न कोई रास्ता निकाल लूँगा। हो सकता है कि खुद आरवी सिंह को रामबती के बारे में पता चल जाए और वह उससे सफाई करवाना बंद कर दे। तो यहाँ पर गुप्ता को अभी भी लग रहा है कि रामवीर सिंह को पता ही नहीं है कि रामबती की जाति क्या है। अगर उनको एहसास होता है कि ये नीची जाति की है, दलित समुदाय की है, तो शायद वो ये काम नहीं करवाते। तो कहीं ना कहीं गुप्ता जी रामवीर को एहसास दिलाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि रामबती दलित महिला है, लेकिन यहाँ पर तो कहानी उल्टी ही है। गुप्ता जी को ये भी नहीं पता कि रामवीर सिंह भी दलित है। गुप्ता की इस बात में उसकी पत्नी को कुछ दम लगा या नहीं, किंतु वह गुप्ता की बात मानकर फिलहाल चुप हो गई थी। रामवीर सिंह ने महसूस किया कि खाना आदि बनाने में उसका बहुत सारा समय लग जाता है। उन्हें इस समय को बचाकर पुस्तक लिखने में लगाना चाहिए। मन में ये विचार कर उन्होंने किसी कामवाली से खाना बनवाने का निश्चय किया, लेकिन खाना बनाने वाली कहाँ से ढूंढे? कई दिन वे इस विषय में सोचते रहे। पहले उन्होंने सोचा गुप्ता से कह देता हूँ कि वह कोई इंतजाम करवा देगा, लेकिन तभी उनका ध्यान रामबती पर गया और उन्होंने सोचा सफाई का काम तो वह करती ही है, क्यों न खाना भी इससे ही बनवा लिया जाए। यदि रामबती खाना बनाने को तैयार हो जाए तो फिर 2 कामवाली रखने की क्या ज़रूरत है? अलग से दूसरी कामवाली रखने की बजाय रामबती को ही थोड़े और ज़्यादा पैसे दे दिए जाएं तो क्या बुरा है? ये दोनों के लिए ठीक रहेगा। ये सोचकर उन्होंने रामबती से बात की। रामबती, क्या तुम मेरा खाना भी बना सकती हो? रामबती को ये अतिरिक्त काम मिल रहा था। अपनी आर्थिक तंगी के चलते उसको पैसों की ज़रूरत भी थी। उसने तुरंत ही हाँ कर दी। हाँ, मैं बना देगी साहब। तब कल से ही शुरू कर दो, उन्होंने रामबती से कहा। ठीक है साहब, रामबती ने कहा और अगले दिन से रामवीर सिंह का खाना बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कहाँ गुप्ता और उसकी पत्नी रामबती से साफ सफाई के काम के लिए रुकवाने के लिए बात करने की सोच रहे हैं, और यहाँ तो वे उससे खाना भी बनवा रहे हैं। रामबती से खाना बनवाते हुए रामवीर सिंह को अभी 2 दिन ही हुए थे कि गुप्ता की पत्नी को इसका पता चल गया और उसने गुप्ता से कहा, देखो जी, अब पानी सर से ऊपर गुजरने लगा है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। गुप्ता सहसा अपनी पत्नी के गुस्से के कारण को नहीं समझ सका। उसने पूछा, लेकिन क्या बर्दाश्त नहीं होगा? आप कुछ बताओ तो सही। गुप्ता की पत्नी पूरी तरह से गुस्से से भरी हुई थी। गुप्ता से इतना कहते ही फट सी पड़ी। अब तक तो आरवी सिंह केवल सफाई ही करवाता था रामबती से, अब उससे खाना भी बनवाने लगा है। किचन में स्लैब, नल, हर चीज़ को हाथ लगाती होगी वह। ये बात सुनकर गुप्ता को झटका सा लगा, लेकिन उसने संयम से काम लिया और अपनी पत्नी से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं आरवी सिंह से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन सुबह को ऑफिस जाते समय ही गुप्ता ने रामवीर सिंह को टोक दिया, साहब, आप रामबती से खाना बनवाते हैं? हाँ, रामवीर सिंह ने कहा और पूछा, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ तो नहीं है साहब, पर अच्छा रहेगा यदि आप रामबती की बजाय किसी और से खाना बनवाओ। गुप्ता ने विनयपूर्वक अपना सुझाव रामवीर सिंह के सामने रखा। रामवीर सिंह कुछ समझ नहीं पाए कि गुप्ता रामबती से खाना नहीं बनवाने के लिए क्यों कह रहा है। उन्होंने जानना चाहा, क्यों? रामबती में क्या कमी है? वह खाना बना देती है तो इसमें क्या गलत है? गलत है साहब, अभी आपसे कह रहा हूँ कि आपको रामबती से खाना नहीं बनवाना चाहिए। गुप्ता ने फिर अपनी बात पर बल दिया। गुप्ता की बात का रहस्य रामवीर सिंह की समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने जोर देकर पूछा, लेकिन क्यों? आप नहीं जानते साहब, रामबती चूड़ी है, एक चूड़ी से खाना बनवाएंगे आप? मांस मछली पता नहीं क्या क्या खाती है, मुझे तो सोचकर ही घिन सी आ रही है। और वह रसोई घर के अंदर घुसकर सब चीज़ों को छुएगी। गुप्ता ने रहस्य पर से पर्दा हटा दिया। गुप्ता की ये बात रामवीर सिंह को अच्छी नहीं बल्कि बहुत बुरी लगी। उन्होंने गुप्ता से कहा, चूड़ी है तो क्या हुआ, है तो वह भी इंसान ही, और फिर वह साफ शुद्ध रखती है। लेकिन रामवीर सिंह की इस बात का गुप्ता पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा, इंसान तो सब है साहब, पर इंसान इंसान में भेद होता है। सब इंसान बराबर नहीं होते। हजारों साल से समाज में ये भेद बना हुआ है।
समाज के बीच समाज के अनुसार चलना पड़ता है साहब। समाज जिन बातों को मानता है हमको भी वे बातें माननी पड़ती है। यदि मोहल्ले में ये सब बात चल गई कि हमारे घर के अंदर चूड़ी खाना बनाती है तो मुसीबत हो जाएगी साहब। लेकिन खाना तो उससे मैं अपना बनवाता हूँ। जब मुझे कोई ऐतराज नहीं है तो किसी और को क्या दिक्कत होगी। रामवीर सिंह ने प्रश्नसूचक दृष्टि से गुप्ता की ओर देखा। ठीक है, खाना आप बनवाते हैं साहब, पर मकान तो मेरा है। एक चूड़ी के प्रवेश करने से रसोई घर अपवित्र होता है मेरा तो। गुप्ता के इन शब्दों से उसका मालिक होने का दम्भ उभर आया था। रामवीर सिंह को गुप्ता का जवाब बहुत अटपटा लगा। वह बोले, आपकी बात कुछ जच नहीं रही मुझको। तो गुप्ता जी, हमें इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। ये बातें बहुत पुरानी हैं और पीछे छूट चुकी है। हमारा संविधान जिससे हमारा देश चलता है उसकी नज़र में सब बराबर है। कोई किसी से छोटा बड़ा या छुआछूत नहीं है। रामवीर सिंह ने गुप्ता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गुप्ता अपनी बात पर अडिग था। वह कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। वह बोला, संविधान से देश चलता है साहब, समाज नहीं। समाज परंपराओं से चलता है। इस पूरे मोहल्ले में ब्राह्मण बनिए रहते हैं, धर्म कर्म से चलने वाले। आपको मेरी बात नहीं जच रही तो देख लीजिए साहब, आप रामबती से ही खाना बनवाना चाहते हैं तो आपको मकान खाली करना पड़ेगा। गुप्ता के मुंह से ये बात सुनकर रामवीर सिंह सन्न रह गए। भेदभाव की इतनी दुर्गंध इन लोगों के मन में भरी हुई है। उन्होंने सोचा, कोई अन्य बात हो तो मानी जा सकती है, जैसे वह गंदी रहती हो, उसमें चोरी चाकरी की आदत हो, या उसे खाना ठीक से बनाना नहीं आता हो। पर रामबती में ऐसी कोई बात नहीं है। वह खाना बनाने में कुशल, एक निहायत सुशील और ईमानदार महिला है। इसलिए केवल इस आधार पर उससे खाना नहीं बनवाने का कोई औचित्य नहीं है कि वह जाति से चूड़ी है। ऐसा करना तो जातिवाद को बढ़ावा देना है। गुप्ता की बात मानकर रामबती से खाना बनवाना बंद कर देता तो छुआछूत और जातिवाद के सामने हथियार डाल देना होगा, जो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसका विरोध मैं आज तक करता आया हूँ। रामवीर सिंह के मन ने निश्चय किया कि वे रामबती से खाना बनवाना बंद नहीं करेंगे, और उन्होंने गुप्ता को जवाब दे दिया, यही बात है तो मैं आपका मकान खाली करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जातिगत भेदभाव के आधार पर मैं रामबती से खाना बनवाना बंद नहीं करूँगा। और ऑफिस जाने की बजाय वह नए मकान की तलाश में निकल पड़े। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कहानी हमारी समाप्त हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत में जो भूमिका हमने बांधी थी, जिन बातों के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, वो सारी स्थिति हमारी आंखों के सामने कहानी पढ़ने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। रामवीर सिंह खुद दलित हैं, लेकिन गुप्ता जी को इस बात का एहसास नहीं है, और इसी आधार पर वो सारी बातें करते हैं, क्योंकि रामवीर सिंह के नाम से कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि उनकी जाति क्या है। उनका जो सरनेम है वो ऊंची जाति की ओर इशारा करता है। मानकर चलिए, अगर अंत में लेखक ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देते गुप्ता जी के सामने कि रामवीर सिंह भी दलित जाति के हैं, तो उनकी क्या मनस्थिति होती, क्योंकि वो रामबती को अपने घर की वस्तुएं छूने तक के लिए अनुमति नहीं दे सकते, और रामवीर सिंह तो उनके घर में रह रहे हैं, हर वस्तु को छू रहे हैं। लेकिन कहानी के अंत में लेखक ये बात गुप्ता जी के सामने नहीं आने देते हैं, और बाकी की जो स्थितियां हैं, मनस्थितियां हैं, जो बातें हैं, जो समस्या हैं, जो मुद्दे हैं, वो पाठकों के ऊपर छोड़ देते हैं कि पाठक किस हिसाब से इसको सोचते हैं। तो कहानी कहने को तो समाप्त हो जाती है, और हमेशा की तरह मेरा यही मानना है कि कहानी वहीं पर समाप्त नहीं होती है, बल्कि हमारे मन में एक नई कहानी जन्म लेती है, और उस कहानी के आगे का हिस्सा हम अपने मन में सोचते रहते हैं, अपने मन में मंथन करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमने अनेक दलित विमर्श की कहानियाँ पढ़ी हैं, और ये कहानी उनमें से सबसे अलग है। हालांकि हर कहानी की अपनी विशेषता होती है, और ये लेखक की बहुचर्चित कहानी भी है, क्योंकि दलित विमर्श एक ऐसी क्रांति का नाम है जो आज भी जारी है, और ये जब तक जारी रहना चाहिए तब तक कि ये जो छुआछूत की बीमारी है, ये जातिवाद की जो बीमारी है, वो पूरी तरह से हमारे समाज से दूर नहीं हो जाती, मिट नहीं जाती। आज की इस कहानी में बस इतना ही। आपकी इस कहानी के विषय में क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? आपको कहानी कैसी लगी? दलित विमर्श के विषय में आपके क्या विचार हैं? हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और खुश होकर कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।